डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी किसान और कृषि मंत्रालय की संयुक्त प्रस्तुति कृषि चौपाल। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक धरती ऐसी जो अभिनंदन की है, जो वंदन की है, जो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। और हर नदी यहां गंगा है और हर कंकर शंकर है। और इस धरती को और खूबसूरत किसान भाइयों का साथ बनाता है और इस साथ को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो चाहते हैं कि किसानों की जिंदगी में कोई समस्या ना रहे। और इसी प्रण को आगे बढ़ाने का काम हम भी करते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर शुरुआत करते हैं कृषि चौपाल की, आपकी तालियों के साथ। तो आज कृषि चौपाल का कारवां पहुंचा है मेरठ। जी हां, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में। और इस मेरठ के लिए जोरदार तालियों से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। वैसे आज कृषि चौपाल में हम करेंगे बात कृषि प्रणाली की, रबी फसल प्रबंधन की, बात आलू की, गेहूं की, सरसों की, चने की भी, बात आपकी, सवाल आपके और जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट के बाद इस खास कार्यक्रम का आगाज खास अंदाज में। सलाह लेना बेहतर रहेगा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आज बहुत सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मन में कुछ और सवाल है, मैं जानता हूं। और उन सवालों के जवाब आज हम इस फर्स्ट सेशन के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप पूरी कृषि चौपाल में हमारे साथ रहेंगे, हमेशा से मुझको ये विश्वास रहा है। फर्स्ट सेशन में कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है, तारुफ में आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, निदेशक है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम से। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। मेरे दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ विनोद सैनी, प्रगतिशील किसान है। तो विनोद जी,
ढेर सारी बातें आपसे भी होंगी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं उधम सिंह जी, प्रगतिशील किसान हैं आप भी, और ढेर सारी बातें, कई सवाल, कई जवाब लगातार इस सेशन में होंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, मौजूदा समय में जब हम कृषि को समझने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि वो हर किसान इस वक्त झेल रहा है, परेशान है? जब हम लोग खेती की बात करते हैं भारतीय परिदृश्य में, तो हम देखते हैं कि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनका प्रतिशत 87% के आसपास है और उनका जो जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। अर्थात लगातार जो हमारी जोत है, घटती जोत की वजह से समस्याएं हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लागत में बढ़ोतरी हो रही है। जो हम खेती करते हैं उसमें लागत इसलिए बढ़ रही है कि हम बाज़ार पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं रसायनों के लिए, अन्य इनपुट को खरीदने के लिए, और हम लोग देख रहे हैं कि एक ही तरह के फसल चक्र अपनाने से और संतुलित जो हमारा खेती है उसको नहीं करके, हम लोग वैज्ञानिक खेती नहीं करके उसमें विसंगतियां पैदा हो रही हैं, विशेषकर मृदा स्वास्थ्य में। पहले हम लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखते थे, लेकिन अभी देखने में आया है कि हमारे सूक्ष्म मात्रिक तत्व जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान जैसी तत्वों की भी कमी हो रही है। अर्थात हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। जल की भी कमी है, और जल की केवल कमी नहीं है बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है। जो जल के स्रोत हैं, भूगर्भ जल है, उसमें भी हमारे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से, जैसे केवल विश्व में ही नहीं, हमारे भारत में और ये हर क्षेत्र में इसको देखा जा रहा है। और विशेषकर खेती किसानी में जो हमारे छोटे किसान हैं वो जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अतिवृष्टि, अनावृष्टि या ओला या चक्रवात के जो प्रकोप है, या जो हमारा तापक्रम बढ़ रहा है, पौधों की वृद्धि पर उसका असर पड़ रहा है, उत्पादन पर उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनील, जब आप बात करते हैं प्राकृतिक खेती की और दूसरे उपाय और ऑप्शन सुझाते हैं, सर किसान ये भी चाहता है ना कि मैं एक ठोस रणनीति पे काम करूं जिसके बाद इतना फायदा तो मुझे हो, लेकिन बाकी ऑप्शन के किसान को इतना फायदा देते हैं कि घर चल पाए? मैं जहां तक बात करूं एक संतुलित खेती की, जिसमें आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, लेकिन उसके ऊपर मैं एक समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन की बात कहूँगा। जो जिस नाम से संस्थान जाना जाता है, इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय कैसे दुगनी हो, उनकी उत्पादकता, उनके खेतों की, उनके जो पशुओं की, उनके जो और उपांग हैं उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है सर, ये समेकित और समन्वित दोनों चीजें मैं आपसे समझूंगा। विनोद जी, आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, क्या लगता है जिस मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से किसान काम कर रहे हैं, कौन से प्रबंधन हैं, कौन सी जो कोशिशें हैं जो किसान को करनी चाहिए, और कुछ कुछ अछूती हैं जो आपने ऑप्ट कर रही है, जो आज तमाम किसानों को आप बताना चाहें जो इस टीवी पे देख रहे हैं, चाहे हमारी चौपाल में शामिल है, कौन सी कोशिशें आपने अलग की हैं? समेकित खेती में हमने 3 बिंदुओं पे काम किया है। सबसे पहले जितना भी कृषि प्रणाली का अवशेष था, जैसे गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, या कृषि प्रणाली के जो अवशेष थे, उन सबको केंचुआ खाद्यान्न के माध्यम से हमने पुनर्चक्रण करके अपनी फसल के उत्पादन के लिए यूज किया, जिससे जो बाजार से हम उर्वरक खरीदते हैं उनके खरीदने की लागत में कमी आई और हमारी फसलों का उत्पादन भी बढ़ा। साथ के साथ जो हमारे मृदा का स्वास्थ्य था वो भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि असोज के गन्ने की बुआई हम लोग करते हैं, प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2.5-3 एकड़ तक की बुआई करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बीज की लाइनें होती हैं उसमें हम दलहन, तिलहन या सब्जी की खेती करते हैं, जिससे जो उस फसल का लागत मूल्य होता है वो आपकी जो सह फसल हम उसमें ले रहे हैं उससे निकल जाता है, प्लस जो उससे आमदनी होती है पूरी फसल के, तो उससे पूरा खर्चा जो है उस फसल का उससे निकल जाता है। तीसरा, हम अपने फार्म पे एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, वो है किसान उत्पादन संगठन। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है एक किसानों का संगठन है जिसे एफपीओ बोलते हैं, 813 उसमें सदस्य हैं। तो उनके द्वारा उत्पादित जो भी धान, गन्ना या मस्टर्ड हो रहा है उनका हम प्रोसेसिंग करते हैं, मूल्यवर्धन करते हैं, और प्लस उसकी पैकिंग करके देश विदेश के बाजार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। तो समेकित खेती की बात की, लेकिन मंच से ज्यादा जो मंच के नीचे मेरे साथी हैं वो बहुत इंतजार कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। कपिल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं नीचे से। कपिल जी,
असल में कौन सा सवाल आपके मन में है जो डॉक्टर सुनील से आप पूछना चाहते हैं या बाकी लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि समेकित खेती का एक शानदार उदाहरण अभी विनोद जी ने बताया। सर, मैं समन्वित खेती पे किन घटकों का निराकरण करे कि ज्यादा लाभ मिल सके? समेकित खेती का अभिप्राय यह है कि जो किसान के पास सीमित भूमि या संसाधन है, उसमें जो हमारे उत्पादन के, कृषि उत्पादन के जो अंग हैं, उपांग हैं, चाहे वो फसल उत्पादन हो, चारा उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, या पशुओं से पशु रखना है, डेयरी पालन करना है, या मछली पालन करना है, इन सबको इस तरह से लेना ताकि उस परिवार की, जो 4-5 लोगों का परिवार है आपका, उससे आपकी पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको अपने घर के लिए फल, सब्जी, मांस, मछली, जो भी उनकी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो, साथ में जो एक्स्ट्रा जो उनका सरप्लस है, यानी जो अधिक होता है, उसको बाजार बेच सकें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि सैनी जी ने बताया, कि पुनर्चक्रण, इसमें रिसोर्स रिसाइकलिंग बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यानी इसमें हम विशेष ध्यान देते हैं कि कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, जिसको कहते हैं वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, यानी एक अवशेष दूसरी फसल चक्र के लिए या दूसरे अंग के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो गोबर हो या मूत्र हो या फसलों के अवशेष हों, उनको सड़ा के कैसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं, तो इससे लागत कम होती है। लागत कम होने से आपकी जो ओवरऑल आमदनी बढ़ती है, आपके परिवार के लिए पौष्टिक आहार मिलता है और आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, उधम जी भी हमारे साथ है मंच पे। उधम जी, असल में इस समेकित खेती की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी का एक अहम हिस्सा जिस सर ने भी जिक्र किया, मछली पालन। मछली पालन को लेके कैसे आपने अपनी आय को बढ़ाया है, जरा मेरे व्यूवर्स को बताइए। 15-16 बीघे जमीन में हमने आधी जमीन में तो करा तालाब, अच्छा, और आधी जमीन रख ली अपनी परंपरागत, जो भी उसमें पैदा करते हैं। उस आधी जमीन में जो सरकार है, सरकार ने हमारा तालाब बनवाया, सरकार ने हमें बीज बाज को पैसे दिए, हमने खुद उसमें मेहनत करी, और जो पशु पाले थे हम साथ साथ उन पशुओं का गोबर और उसमें सामान मिलाकर उन मछलियों का चारा बन गया। तो वही हम तैयार करते रहे, उन्हें देते रहे। तो इस तरह से मछली पालन का एक तरीका सा बन गया। और उससे अब मुझे तो यह दिखाई दे कि गंडे से भी और इससे ये मुंजी धान से भी मुझे तो उसमें चोखी आमदनी दिखाई दे रही। ना तो इतनी दही तुड़ानी पड़ती, 2 वक्त काम करना पड़े, सुबह पानी चला दो घंटा, बिजली का ट्यूबवेल है, और शाम के वक्त 5-4 पल्ले उसमें राशन घेर दो। और ये जो महकमा जिसमें यहाँ बैठे, इस महकमे ने हमें बहुत सहयोग करा। अच्छा। समय समय पे सहयोग भी करते हैं ये, और साथ साथ जाके वहाँ मतलब देखते बाढ़ते हैं। खुद बड़े साहब तक भी मेरे अंदाजे से 2 बार कम से कम उस पर जा लिया होंगे हमारे वहाँ से। ठीक है, तो बहुत शानदार बातें आज होने वाली हैं और आपको हमारे साथ रहना है। लेकिन दर्शक दीर्घा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं विपिन कुमार जी, मुबारकपुर से हमारे साथ आए हैं। विपिन, मैं डायरेक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीके से समन्वित कृषि प्रणाली कैसे करें? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये संस्थान केवल मोदीपुरम में ही नहीं, बल्कि इसकी पूरे देश में उपस्थिति दर्ज है। और हमारे जो 94 केंद्र हैं, उनके माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से हम लोगों ने 74 प्रोटोटाइप समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए हैं। और उसमें जो मैं सारांशतः बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो, केवल दुगनी ही नहीं बल्कि 4 से 5 गुना तक उन प्रोटोटाइप जो हमारे मॉडल हैं उनसे पाई गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें जो हमारे फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन है वो 35 से 50% तक कम हुआ है। अच्छा, मृदा का स्वास्थ्य सही हुआ है। ये जो प्रश्न है कि गन्ना आधारित जो खेती है उसको कैसे विविधीकृत किया जाए, उसमें कैसे समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन किया जाए, यहाँ इसके बहुत सफल उदाहरण हैं, जिसमें हम लोगों ने गन्ना आधारित वाले क्षेत्रों में फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, यानी फल उत्पादन और मछली उत्पादन के जो हमारे अंग हैं उनको समायोजित करके केवल आप अपने गन्ने का क्षेत्रफल, जो आपका जो भी क्षेत्रफल है, आप 1 हेक्टेयर का लीजिए तो उसमें 50% में गन्ना आधारित फसल चक्र लगाएं। इसके अलावा उसमें फल सब्जी लगाएं। आपके पास पशु हैं, उनके लिए चारा अवश्य लगाएं। 10% जमीन पे पूरे वर्ष चारा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए।
उसमें इस तरह के समायोजन करके उनके किसानों की आवश्यकता के अनुसार से, उस विशेष परिस्थिति के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से उसका समायोजन किया जा सकता है। और ये मॉडल उपलब्ध हैं। केवल आवश्यकता है कि किसान अपनी सहभागिता द्वारा राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के जो प्रयास है उनके सारे सहयोग से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 3 छोटी छोटी टिप्स बहुत जल्दी से जो बताना पाए, सिर्फ 30 सेकंड में सर। पहला कि समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन से किसानों की आय दुगनी होगी। दूसरा, उनकी जो कृषि की लागत है वो कम होगी। और तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, कि उनको पूरे वर्ष आय मिलती रहेगी और जो जोखिम है जलवायु परिवर्तन से उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। आज कृषि चौपाल का कारवा पहुंच चुका है मेरठ। जी हाँ, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ। मेरे साथ कौन जुड़ रहा है इस सत्र में, मैं आपको परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान IIFSSR से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कमलेश कुमार, वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान IIFSR से। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर MA अंसारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर रघुवीर, आप इसे पूछना चाहूंगा। सर, गन्ने की बात ब्रेक से पहले कुछ हमने की, लेकिन गन्ने की बात और मिठास, ये गन्ने की जो मिठास है वो थोड़ी धूमिल होती जा रही, कैसे बरकरार रहे सर? कंसिस्टेंसी कैसे कंटिन्यू रहे गन्ने की मिठास की? आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सर की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पिछले कुछ सालों में गन्ने की मिठास कम हुई है। हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो एक किस्म पे निर्भर ना रहें। अभी जो नवीनतम किस्म आई है उसमें COLK 14201, CO 15023, CO 98014, CO 0118 ये किस्में हैं, इनको लगाएं। और इसके साथ ही किसान भाई अपनी बुआई 15 अप्रैल तक सुनिश्चित कर लें, क्योंकि प्राय पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने के टाइम उस समय हमारा गन्ना छोटा होता है और जो कीट है, रोग है, उसके प्रति वो प्रतिरोधकता नहीं रहती है। तो हमारा किसान भाइयों से निवेदन है कि अगर 20 दिसंबर के बाद अगर वो गेहूं की बजाय वो जौ ले ले, मेथी ले ले, प्याज ले ले, ताकि हमारा जो गन्ना है वो लेट ना जाए। इसके अलावा किसान भाई हैं जो बीज का शोधन करें, बीज का शोधन वो घोल में डुबो कर करें रात भर। जो वो दवाई स्प्रे से डालते हैं उसमें उसके कटे हुए भागों तक दवाई नहीं पहुंच पाती है। तथा भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा से करें और जो ट्राइकोकार्ड है उसको समय समय पे निगरानी करते हुए चोटी बेधक के लिए ट्राइकोकार्ड बार बार लगाएं। और इसके अलावा किसान भाइयों से यह भी निवेदन है कि वो खाद और पानी का संतुलित प्रयोग करें। अगर ये सब चीजें करते हैं तो गन्ने की मिठास बरकरार ही रहेगी। डॉक्टर कमलेश मेरे साथ है। डॉक्टर कमलेश, जौ की बात अभी सर ने की, तो सर जौ की फसल किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है और वहां हम लैग कर रहे हैं जानकारी के अभाव में? देखिए, रबी के मौसम में सामान्यतः किसान गेहूं का उत्पादन करते हैं, परंतु वे क्षेत्र जहां पानी की कमी है तथा जहां सिंचाई के जल का अभाव है, उन क्षेत्रों में जौ की फसल गेहूं के स्थान पर एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा वो क्षेत्र जिसमें मृदा में, जैसे अगर मिट्टी की बात करें तो जौ का उत्पादन विभिन्न प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। खासकर अगर लवणता तथा क्षारीयता ग्रस्त मृदाओं की अगर बात की जाए तो जौ की फसल का उत्पादन वहाँ बहुत आसानी के साथ में किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मिट्टी रेतीली है तथा जल की कमी है, मिट्टी रेतीली है, वो उपजाऊ है और कमज़ोर भी अगर ज़मीनें हैं जिनमें पोषक तत्वों की कमी है, उन क्षेत्रों में भी जौ का उत्पादन, उन मृदाओं में भी जौ का उत्पादन आसानी के साथ किया जा सकता है। अगर लवणता प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे राजस्थान है, गुजरात है और जो यहाँ तक कि जो समुद्र तटीय इलाके हैं जहाँ लवणता से ग्रस्त मृदाएं हैं, उन क्षेत्रों में भी जौ का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मंच से दर्शक दीर्घा पे चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी, स्वागत आपका कृषि चौपाल में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से? गन्ना कटाई के बाद में उसकी पत्ती और उसके अवशेषों का क्या किया जाए? किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि जो गन्ना कटाई के बाद 1 से 2% पत्तियां या फसल अवशेष बचते हैं। पहले किसान भाई इसको ज़्यादातर जला दिया करते थे, परंतु अभी इस पे प्रतिबंध है। तो हमारा किसान भाइयों को ये सुझाव है कि वो पूसा डिकम्पोजर है, वो पाउडर फॉर्म में आता है। उसका जो 1 एकड़ के लिए जो बॉक्स आता है वो 100 से 200 रुपये का आता है। वो लाके किसी भी स्प्रे मशीन में पानी के साथ उसका छिड़काव कर दें और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए उस समय।
और उसके अलावा अगर खेत में जैविक तत्वों की कमी है या हमारी रेतली भूमि है तो हम उसके साथ 8 से 10 किलो यूरिया भी साथ में डाल सकते हैं ताकि उसकी विघटन की क्रिया तेज हो जाए। इसके अलावा किसान भाई चाहे तो पत्तियों को जो ट्रेंच मेथड में गन्ना लगाते हैं उसमें स्पेस काफ़ी होता है तो उसमें मल्च के रूप में काम ले सकते हैं। अलग से भी जो जैविक खेती किसान करते हैं वो इसकी खाद बना सकते हैं। और जो पुराने हमारे पूर्वज करते थे कि पशुओं के नीचे उसको बिछा देते थे, ये सारे जो तरीके हैं ये अगर किसान अपनाएंगे तो जो हमें पत्तियों के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो हमारे खेत में ही हम पुनर्चक्रण कर पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, विकास जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल। गन्ने में पोगा प्रबंधन किस तरीके से करें कि पोगे की बढ़ोतरी हो? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आजकल जो गन्ने की पर्चियां आती है उसमें लिखा होता है कि आप पोगे ना छोड़ें। पोगे हमें जो कहा जाता है मिल की तरफ से ये आता है कि पोगे क्यों नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि पोगा होता है वो जो बढ़ता हुआ होता है। तो जो हमारी मिल में जब गन्ना जाता है तो उसके अंदर सुक्रोज का कंटेंट है वो 5 से 8% घट जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खेत में जो खड़ी फसल है और पोगे जो कि बढ़ती हुई फसल है उनमें टकराव की स्थिति ना बने। इसके लिए ना तो हमें प्रतिकूल परिस्थिति देनी है गन्ने को, ना ही अनुकूल। ये उसी तरीके से है कि जैसे हम अपने बच्चों की शादी या तो प्रतिकूल परिस्थिति में करते हैं या अनुकूल परिस्थिति में, ऐसे ही गन्ना अपना जब उसको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो पोगे निकलते हैं। तो ना तो उस समय खेत को आवश्यकता से अधिक पानी खाद दे और ना ही उस समय जो अगर कोई कीड़े वगैरह लगे हैं ना ही उसकी पत्तियां उतारें। तो जो ये टकराव है, पुरानी जो हमारी फसल है और नए, इसमें टकराव नहीं होगा और हमें अधिक उत्पादन मिलेगा और मिल को अधिक रिकवरी मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर अंसारी, रबी फसल का राजा गेहूं, खरपतवार ने जीना मुश्किल किया हुआ है, सर कैसे मैनेज करें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे खेतों में गेहूं लहलहा रही है, छोटे ही अभी हैं, और इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की जो खरपतवार पाए जाते हैं, एक संकरी पत्ती वाले, एक चौड़ी पत्ती वाले। संकरी पत्ती वाले में जैसे फ्लेरिस माइनर, जिसे हम गुल्ली डंडा, ये गेहूं का मामा भी बोलते हैं, और चौड़ी पत्ती वालों में जैसे जंगली पालक है, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे जो ये रिसर्च हो चुके हैं और ये डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि आपका क्लोडिनोफाफ है, इसको हम 400 ml प्रति एकड़ 250 लीटर पानी में घोलकर जब 30 से 35 दिन पर हम छिड़काव करेंगे तो ऐसी जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके बावजूद बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल हैं, आप ऑथेंटिक मार्केट या जो डीलर्स हैं उनसे ले सकते हैं। जैसे है कि सल्फोसल्फ्यूरान है, फिनॉक्सडेन है, आइसो और मीजो का कम्बिनेशन है। इन सब जो विडिसाइड्स हैं, खरपतवारनाशी हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ रहे हैं। सुनील जी स्वागत आपका कृषि चौपाल में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा आपसे सवाल है कि गेहूं की फसल में जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं जिससे गेहूं की जो पौधा है वो भी हल्का सा छोटा हो जाता है, उससे उसका क्या कारण उसका है सर, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सुनील जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आप देखते होंगे कि जितनी भी गेहूं की खेती होती है उसमें कहीं कहीं पैचेज में या तो बहुत सारे जगहों पे पत्तियां या पौधे पीली पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये 3-4 मुख्य कारणों से होते हैं। पहला तो है कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी डिफिशियंसी से जो गेहूं का पौधा होता है उसकी निचली वाली पत्तियों पे जब पीलापन आने लगे तो समझिए कि नाइट्रोजन की कमी से ये पीलापन आ रहा है। तो इसके लिए जो आपने 50% यूरिया छोड़ रखा है उसको आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका निवारण कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि सूक्ष्म तत्व जो हैं जैसे मैंगनीज है या आयरन है, इसकी कमी की वजह से भी जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वो भी पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस केस में जैसे फेरस सल्फेट है या मैंगनीज सल्फेट है, इसका 0.5% का स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे इसका निवारण हो सकता है। तीसरा कारण है कि कभी कभी दीमक जो होता है वो गेहूं के रूट जोन में, यानी रूट या जड़ें जो हैं वहाँ पे लग जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरठ या वेस्टर्न यूपी है यहाँ पे दीमक का प्रकोप है। तो दीमक के लगने के वजह से भी जो गेहूं की पत्तियां होती है पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस केस में हमको क्या करना चाहिए, क्लोरोपाइरिफास है 1 से 2 ml, देखना चाहिए कि कितना सीवियरिटी है। तो बेस्ड ऑन दी सीवियरिटी हमको 1 से 2 ml आपको क्लोरोपाइरिफास का स्प्रे करने से इसका भी निवारण किया जा सकता है।
चौथा एक और इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे कि गेहूं की पत्तियां पीली पड़ती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी कभी हम एक्सेस यानी ज़्यादा पानी लगा देते हैं। जब पानी वो इकट्ठा हो जाता है तो उसके वजह से भी गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं। इन सब के बावजूद मैं तो ये आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने से पहले एक बार मृदा परीक्षण जरूर करा लें, ताकि वो क्लियर हो जाए कि किसकी वजह से ये पत्तियां पीली पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन कमलेश जी, जो द्विउद्देशीय जौ की प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके फायदे क्या हैं? सर समय कम है तो थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन गागर में सागर भरना है जी। देखिए, अगर जौ की द्विउद्देशीय किस्मों की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अथक प्रयासों से कुछ किस्में विकसित की गई है। उनमें से कुछ किस्मों का मैं जिक्र किसान भाइयों के साथ में करना चाहूँगा। उनमें से एक है RD 2552, एक RD 2035। इन किस्मों का प्रयोग मैदानी क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो एक BHS 380 किस्म है, इसका प्रयोग भी इन दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इन दोनों उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए बुआई के 50 से 55 दिन बाद में एक कटाई की जाती है, जो कि मृदा की सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर करनी चाहिए। उसका प्रयोग आप हरे चारे के रूप में कर सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी सुपाच्य होता है, पौष्टिक होता है। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि मिलती है और पशुओं का स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसके अलावा उसके बाद में जो कटाई के बाद में जो फसल है उसकी पुनः वृद्धि हो जाती है, और अगर उसकी सामान्य फसल के रूप में आप देख रेख करेंगे तो अनाज उत्पादन भी उससे किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन किस्मों के प्रयोग करने से लगभग 20 से 25 क्विंटल दाना और 200 से 250 क्विंटल तक हरा चारा जो है वो किसान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दर्शक दीर्घा से हमारे साथ संजीव कुमार जुड़ रहे हैं, तिगाई से आए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। प्लीज अपना सवाल पूछिए। गन्ना हमारी मुख्य फसल है, लेकिन पशुओं के चारे के लिए हमें जौ, गेहूं, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जौ के लिए उर्वरक प्रबंधन और साथ में पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे जौ अच्छे से अच्छी वैरायटी हमें मिल सके। देखिए, जैसा संजीव कुमार जी ने पूछा, सिंचाई प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण अंग है फसल के उत्पादन के लिए। तो अगर जहाँ तक सिंचाई की बात है, सामान्यतः जौ की फसल में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता रहती है, परंतु जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उन क्षेत्रों में कुछ एक अवस्थाएं ऐसी होती है जिन पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो उसमें पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए लगभग बुआई के 30 से 35 दिन बाद में। दूसरी सिंचाई आपको करनी चाहिए 65 से 70 दिन बाद में, जिस समय की इस फसल में बालियां बनती है। और तीसरी सिंचाई करनी चाहिए बुआई के 90 से 95 दिन बाद में, जिस समय कि उसमें दानों का भराव होता है। तो इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों में या जिन खेत में जौ का उत्पादन करना है उन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इसमें अगर सिंचित क्षेत्रों में जौ का उत्पादन करना है तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलानी चाहिए। और उसके बाद में जो नाइट्रोजन बची है उसकी 1 या 2 स्प्लिट डोज पहली और दूसरी सिंचाई के टाइम में देनी चाहिए। इसके अलावा अगर सूक्ष्म तत्वों की भी कमी है तो जैसे जिंक सल्फेट है, अगर जिंक की कमी है फसल में तो लगभग 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट देने से फायदा। सर, गन्ने की किस्मों का चयन कैसे करें और जो पोषक तत्व हैं उसका प्रबंधन कैसे? गन्ने के लिए हमें 4 किस्में लेके चलना है, 2 नवीनतम और 2 पुरानी किस्म लेके चलना है। नवीनतम किस्म में है COLK 14201, भारी मिट्टी हो, लेबर का खर्चा ज़्यादा हो, बंदाई में ज़्यादा खर्चा हो, और अगर हमें यह हो कि तेज़ हवा से गन्ना गिर सकता है तो ये किस्म लें। यह किस्म कम हाइट की होती है परंतु प्रति गन्ना वजन ज़्यादा निकलता है। अगर मिट्टी हमारी हल्की है तो नवीनतम जो किस्म है वो 15023 है, उसको लें। बस इसमें ये ध्यान रखें कि ये नरम किस्म है, इसमें जंगली जानवरों का नुकसान ज़्यादा होता है। 2 पुरानी किस्मों की बात करें तो उसके अंदर हमें लेके चलना है 98-014। यह किस्म उन क्षेत्रों में लगाएं जहां जल भराव की समस्या है, परंतु इसको 3 फुट से कम दूरी पे ना लगाएं क्योंकि यह गन्ना पतला होता है। और अन्य एक किस्म है जो अभी सबसे ज़्यादा किसानों के बीच प्रचलित है, 0118 है। वो किस्म जो कम जल भराव वाले क्षेत्र में लगाएं और उसको ज़्यादा मिट्टी से ढके नहीं, और जो उसका नाली है उसको 15 जून तक ओपन रखें। इसके अलावा भी अगर किसान ये कहें कि उनके यहाँ बीज उपलब्ध नहीं है, वो 238 किस्म ही लेने को मजबूर है, तो ये ध्यान रखें कि उसको TPM से पूरे रात भर घोल में भिगोकर उसका उपचार करें तथा भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा से जरूर करें।
और पानी जो हम किसान की एक रहा है इस क्षेत्र के लिए बोला जाता है कि दे पानी दे खाद, उससे बचें, क्योंकि जो एक खेत से दूसरे खेत में पानी आता है उससे लाल सड़न का प्रकोप बढ़ता है। और पोषक तत्व प्रबंधन में प्रति एकड़ मैं बता देता हूं आपको 100 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी डालना है। उसके अलावा 10 किलोग्राम जो है फेरस सल्फेट, 10 किलोग्राम सल्फर और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लगाना है। फिर आज पेन और कागज को लेकर बैठना है, जो कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनको नोट करना है, और अगर नोट नहीं कर पाए और YouTube के जरिए ये प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करना है, क्योंकि बात आपके फायदे की है। लेकिन मैंने कहा था ना कि ब्रेक पे जाता हूं तो तालियां चाहिए होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। कृषि चौपाल आज मेरठ से देख रहे हैं आप। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार? ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब। किसान 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाम के पेड़ों से फसल लेता है तो उसे करीब कितना तेल का उत्पादन हो सकता है? 1 हेक्टेयर में क्या है 4 टन तक मिनिमम तेल निकाल सकते हैं। का सही जवाब है 4 मेट्रिक टन ऑयल। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में इस बार का प्रश्न मंच सजेगा कर्नाटक के बूंदीहाल में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। प्रसारण रविवार 9 फरवरी रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 10 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। 2 सेशन में बेहद शानदार बातें हो चुकी है और तीसरे सेशन की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दूं, चना की बात होगी, मसूर की बात होगी, बात आपकी ही होगी। आप जानते ही मेरे साथ इस नए सेशन में नए मेहमान जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका कराता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, प्रमुख हैं फसल प्रणाली एवं संसाधन प्रबंधन, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ। तो स्वागत। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश चंद घासल, साइंटिस्ट हैं IIFSR मोदीपुरम, मेरठ से। सर स्वागत है आपका। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर PC जाट, प्रधान वैज्ञानिक हैं TTA IIFSR। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर राघवेंद्र आप ही से। सर, चने की फसल और ज्यादा उत्पादन कैसे चमत्कार हो जाए? चने की फसल दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है जी। ज़्यादातर इसका क्षेत्र जो असिंचित क्षेत्रों में होता है, तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो चने में हमको ठीक प्रकार से सिंचाई प्रबंधन करनी होगी, ठीक प्रकार से खरपतवार प्रबंधन करना होगा। जो हम सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, चूँकि ये जैसा कि विदित है कि ये दलहनी फसल है, दलहनी फसल में इसके जो जड़ होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसको अलग से नाइट्रोजन ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हम सिर्फ स्टार्टर नाइट्रोजन देते हैं, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो इसमें अगर आप सिंचाई को ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, तो बहुत ही जो है इसमें फसल में जो इसका उत्पादन होता है उसमें कमी होती है। इसीलिए हमको सिंचाई के लिए विशेष ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि अगर चने की खेत बारानी क्षेत्रों के लिए रिकमेंडेड है तो हम सिंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको उत्पादकता लेनी है तो हमको कम से कम 2 सिंचाई इसमें जो चने की फसल है इसमें दिया जाता है। लेकिन इसमें भी अब विशेष ध्यान देने की बात है कि जो आप सिंचाई करते हैं किसान भाई, उसमें ध्यान ये देना है कि चना जब शाखा बनने की स्थिति में हो, पहली सिंचाई तब करें। फ्लावरिंग के समय सिंचाई नहीं करना है इसमें। अच्छा। दूसरी सिंचाई अगर उपलब्ध है तो आप फली बनते समय इसमें देना है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि सिंचाई जो है ज़्यादा गहरी नहीं, जैसे गेहूं में बाकी फसलों में करते हैं, गन्ने में करते हैं, इसमें ज़्यादा गहरी सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जो है इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर सिंचाई दी जा सकती है। ठीक है, तो मसूर के फायदे को समझते हैं डॉक्टर प्रकाश घासल। सर, देश में मसूर की फसल का जो दायरा है, जो क्षेत्रफल है, वो हम किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कई किसान इस तरह का सवाल हमसे इसका जवाब जानना चाह रहे थे। देश को लगभग 30 मिलियन टन दलहन की ज़रूरत है
और अभी हम लगभग 2 मिलियन टन कम उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करें जहाँ पे हमारी जो रबी की सीज़न है वो खाली रहती है। और अगर इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो पूर्वी अगर हम भारत की बात करें जिसमें हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल की बात करें, जहाँ पे धान की खेती जो निचले इलाकों में होती है, लो लैंड एरिया जिसे बोलते हैं, जहाँ पानी भरा रहता है बारिश की सीज़न में, और वो एरिया जो रबी की सीज़न है उसके अंदर बिल्कुल खाली रहता है, तो उस एरिया में हम मसूर की खेती को आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। जो हमारा संरक्षित जल है जो मिट्टी में, उससे ही हम उससे मसूर की खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई एक आदि अगर सिंचाई जल की अगर व्यवस्था कर लें तो इवन उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य भारत की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ पे भी इसकी प्रचुर संभावनाएं हैं। और अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, जहाँ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ किसान भाई ट्रेंच विधि से जो अक्टूबर नवंबर में जो गन्ने की खेती करते हैं, तो उसमें ट्रेंच विधि से गन्ना बो के उसमें एक तरह से सह फसली के रूप में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ये ऑडियंस में मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा मुख्यतः सवाल यह है कि मसूर की जो फसल है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, तो उनका जो है नियंत्रण, उनका जो रोग से नियंत्रण है उसके बारे में आप बताएं। जी संदीप जी, अगर मसूर की खेती की बात करें तो इसमें मुख्यतः अगर बीमारियों की बात करें तो 2 बीमारियां हैं जो बहुत मुख्य है। एक तो रतुआ है जिसको रस्ट बोलते हैं, और दूसरा उकठा एक बीमारी है जिसको विल्ट बोलते हैं। अगर रतुआ की बात करें तो ये उत्तरी भारत में या जो हिमालय से जो सटे हुए जो एरिया है इसके अंदर इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है, और विल्ट जो है उसका या जो उकठा रोग है उसका मध्य भारत में अगर उत्तरी भारत की तुलना में ज़्यादा प्रकोप रहता है। अगर उकठा की बात करें तो ये कवक जनित बीमारी है और ये मिट्टी से फैलने वाला रोग है, तो इसलिए इस बीमारी के नियंत्रण के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक तो मिट्टी का शोधन करें। उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, लगभग 5 से 10 किलोग्राम आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 4 कुंटल गोबर के खाद में मिलाकर आप खेत की तैयारी के समय उसमें अगर डालेंगे तो भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। साथ के साथ किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि ये ज़मीन से हो रही है और हमारा जो बीज है उसको हम इस बीमारी से बचाएं, तो उसके लिए बीजोपचार भी बहुत एक अच्छा उपाय है। उसके लिए किसान भाई ट्राइकोडर्मा लगभग 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका बीज का शोधन कर सकते हैं। अदरवाइज किसान भाई वाइटावेक्स एक दवाई आती है, उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम रतुआ की, तो रतुआ भी ये कवक जनित बीमारी है, लेकिन ये हवा से फैलती है। आप देखेंगे कि जब फसल की अवस्था में जब फूल बन रहे होते हैं या जब फलियां बन रही होती है उस समय ये रोग बहुत ज़्यादा आता है और एक पीले भूरे रंग का पाउडर उसमें होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लगभग 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका यूज़ करके पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, तो आप इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कीड़ों की बात करें तो दलहन की फसलों में बात करें या मसूर की बात करें तो इसमें मुख्यतः फली छेदक और उसके अलावा एक हमारा रोग बोलते हैं और जो कीड़ा बोलते हैं कटुआ, जिसको कटवर्म बोलते हैं। कटवर्म जो होता है वो रात में एक्टिव होते हैं, मतलब दिन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते फसल को, लेकिन रात के समय आपके फसल को जहां से ज़मीन की सतह से उसको काट देते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए आप प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर सकते हैं। साथ के साथ आप 2 ml प्रति लीटर क्लोरोपाइरीफोस मिलाकर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा जैव नियंत्रक है ब्यूवेरिया जिसे बोलते हैं, उसको भी आप लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन में उसको मिला सकते हैं। इस प्रकार आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फली छेदक की अगर बात करें तो उसके नियंत्रण के लिए भी आप लगभग 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप क्लोरोपाइरीफोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोरपिड एक और कीटनाशी आती है, उसका 3 से 4 ml आप प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर आप उसका पर्णीय छिड़काव करने से भी फसल को हम इन कीड़े और बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सरसों की। डॉक्टर पीसी जाट, असल में सरसों की जब बात करते हैं सर, पहला ख्याल ये आता है कि इसकी पैदावार अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी पैदावार हो। सर कौन कौन सी बातें में ख्याल रखनी है पैदावार के लिए? सरसों में 4-5 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो अच्छी किस्म का आप चुनाव करें, जो कि किसान भाई बो रहा है वो अच्छी किस्म का चुनाव करें। अच्छा, किस्मों में है कि जैसे RH 725 है, RH 749 है और RH 1424 है और पूसा सरसों 32 है, ये काली सरसों है। और पीली सरसों में है जैसे YSH 401 है, YSH
0502 है और पीताम्बरी है, इन सरसों का अगर अपन चुनाव करेंगे तो आपको बहुत अच्छी पैदावार देगी। दूसरी बात है कि समय पे बुआई 25 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में अगर किसान भाई इसकी बुआई करेंगे तो इसकी पैदावार निरोगी होगी और बहुत अच्छी पैदावार होगी। तीसरी बात है कि उर्वरक प्रबंधन। चौथी है कि सिंचाई प्रबंधन। तो अगर जिन किसान भाइयों के अगर पास पानी है तो वो 2 से 3 सिंचाई में इसकी बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और बारानी में अगर जिन किसान भाइयों के पास अगर एक पानी की व्यवस्था है तो एक पानी में भी ये अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चौथा है कि आपको इन कीट प्रबंधन से समय पे उनका नियंत्रण करना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है सर, मेरा सवाल तो हुआ, लेकिन रविंद्र हैं जो ऑडियंस में बैठे हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल है कि सरसों की अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार पानी लगाएं? रविंद्र जी, पानी है कि कई किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास पानी होता है वो समय से पहले पानी देते हैं, जिससे कि उसकी सरसों की फुटान न होकर सरसों का एकल पौधा खड़ा हो जाता है, जिससे कि पौधे की जो शाखाएं जो ब्रांचिंग बोलते हैं वो ब्रांचिंग नहीं हो पाती है। तो पहला पानी है सरसों में 40 से 45 दिन पे दे। जब सरसों में शाखाएं बढ़ने लगती है उस टाइम अगर पानी देंगे तो शाखाएं ज़्यादा बढ़ेगी और शाखाओं की समान बढ़वार होगी, जिससे कि आपको एक पौधा वो घना होगा। तो इसमें एक बात है कि पौधे ज़्यादा होने से कोई फायदा नहीं होता है, पौधे में ज़्यादा फुटान होना एक बहुत ही आवश्यकता है, और जिससे कि ज़्यादा फली आएगी तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो पहला पानी है वो 40 से 45 दिन पे देवें। अगर दूसरा पानी अगर आप दे रहे हो सिंचित एरिया में तो 60 से 65 दिन पे जब फलियाँ बढ़ने लगती है। और जिन किसान भाइयों के पास तीसरा पानी है तो वो देवें 80 से 90 दिन पे जब फलियों में दाना भरने लगे। तो ये 3 पानी सरसों में पर्याप्त होता है, और ये अगर आप पानी का इस प्रकार से प्रबंधन करेंगे तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए। तो फिर एक टास्क आपके लिए, थोड़ी सी तालियां हो जाए, थोड़ी सी और हो जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुक रहा हूं। अगले सेशन में ढेर सारी बातें होंगी। आप कृषि चौपाल देख रहे, मेरे साथ आप रहेंगे, जानता हूं। छोटा सा ब्रेक। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरठ से आज कृषि चौपाल, और कुछ बातें हम कर चुके हैं जो आपने देखी, जानी, समझी, लेकिन अभी बहुत कुछ बातें होना बाकी हैं, और इस सेशन में उन सारी बातों को हम समेटने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में मेरे साथ कौन जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पूनम कश्यप, प्रधान वैज्ञानिक IIFSR से। डॉक्टर पूनम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर चंद्रभानु, प्रधान वैज्ञानिक हैं IIFSR से। डॉक्टर चंद्रभानु, स्वागत है आपका। और मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीम, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IIFSR से। सर, आपका भी स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, आलू को समझते हैं और कैसे आलू को और आप पैदावार के लिहाज से और अच्छी खेती के लिहाज से समझ सकते हैं। डॉक्टर पूनम हमको समझाएंगी। तो डॉक्टर पूनम, आलू की फसल में सिंचाई प्रबंधन एक बड़ा खेल, एक बड़ा मैकेनिज्म, इस प्रबंधन को आज समझाइए जरा। आलू में कितना पानी देना है और कितने अंतराल पर देना है, ये निर्भर करता है हमारे तापमान पर और साथ ही साथ हमारी मिट्टी पर। यदि हमारा तापमान कम है तो हमें 7 से 8 दिन के अंतराल में आलू पानी देना है, परंतु यदि हमारे तापमान में बढ़ोतरी होती है तो हमें उसी पानी को 6 से 7 दिन के अंतर पे देना है। आलू में हमेशा ध्यान रखें कि जो हम फरो मेथड से जब आलू लगाते हैं तो उसको आधा ही सींचें, ऊपर तक पूरा भरने का प्रयास ना करें। ऐसा करने से हमारा आलू जो है सड़ने की स्थिति में बहुत जल्दी आ जाता है। आलू में हम
ड्रिप और स्प्रिंकलर का भी प्रयोग जो है एडवोकेट करते हैं, क्योंकि ये पाया गया है कि जहाँ जहाँ आलू ड्रिप और स्प्रिंकलर से लिया जाता है उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता निश्चय ही हमारे जो सामान्य सिंचाई के माध्यम है उनसे कहीं अधिक है। जी, तो मेरे सवाल के बाद बारी होती है ऑडियंस की। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑडियंस में से। आनंद जी, पूछिए अपना सवाल। स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। नमस्कार, मेरा पूनम कश्यप जी से सवाल है कि आलू की रंगीन किस्मों का क्या महत्व है? अगर हम स्वास्थ्य की तरफ से देखें तो जो ये रंगीन किस्में हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन रंगीन आलूओं में एंथोसाइनिन, कैरोटीन नाम के हमारे पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा सुदृढ़ बनाते हैं। जैसे कैरोटीन हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है हमें कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों से भी हमारी रोकथाम करता है। अब बात करें मार्केट के हिसाब से तो जो ये रंगीन आलू है इसका मार्केट में बहुत मांग है। आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी रंगीन आलूओं का बढ़ चढ़ के मांग अब हो रही है। सामान्य आलूओं की तुलना में इनकी जो बाजार में बिक्री दर है वो भी कहीं अधिक है। तो किसान भाई चाहें तो इन रंगीन आलूओं को लगा करके अधिक आमदनी ले सकते हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगी कि इन रंगीन आलूओं के जो हम मूल्य संवर्धन करके अनेक तरह के उत्पाद मार्केट में बनाते हैं उनसे भी हमारा किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी ले सकता है। देखिए, तालियां भी बज गई आपके लिए। डॉक्टर चंद्रभानु, हम बात जब रबी की बात करते हैं, रबी की फसलों की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो सबसे प्रमुख समस्या जो हमारी है वो यही है कि भाई कीड़े ना लगें, किसी तरह की खरपतवार से गेहूं खराब ना हो जाए। सर, ये मैनेजमेंट कैसे सीखना होगा हमको? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। पीला रतुआ हो चाहे भूरा रतुआ हो जो इस क्षेत्र में ज़्यादा लगते हैं या मध्य भारत में भूरा रतुआ ज़्यादा लगता है, समय समय पर निरीक्षण करते रहें और जैसे ही लक्षण दिखाई दें तो 2-3 दवाएं हैं। मैनकोजेब है, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से, अथवा प्रोपिकोनाजोल नामक कवकनाशी है, इसकी 1.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 1 या आवश्यकता पड़ने पर 2 छिड़काव करेंगे तो रतुआ का प्रबंधन किसान भाई बड़े अच्छे से कर पाते हैं। बात आती है कीट प्रबंधन की, तो गेहूं में कोई बहुत खास कीट नहीं लगते हैं। इस समय जो संभावना रहती है ऐसे क्षेत्रों में, चूँकि हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो यूरिया के संस्तुत मात्रा में ही प्रयोग करें। इसके अधिक प्रयोग से बचें तो एफिड अपने आप में, एफिड या चेपा अपने आप कम हो जाता है। यदि इसका प्रकोप फूल आने के समय होता है तो किसान भाई 2-3 इंसेक्टिसाइड हैं। इमिडाक्लोप्रिड है, इसकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से, या थायोमेथाक्साम है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आप छिड़काव कर दें। ये भी ध्यान रखें छिड़काव के समय किसी भी फसल में यदि कीड़े एवं बीमारियों के लिए आप घोल का छिड़काव कर रहे हैं तो एक तो कोन वाले नाजल का प्रयोग करें, दूसरा 800 से 1000 लीटर घोल की मात्रा अवश्य स्प्रे करें। कई बार हमारे किसान भाई बहुत कम मात्रा में छिड़कते हैं और वांछित कंट्रोल नहीं मिल पाता है, तो घोल की उचित मात्रा का विशेष ध्यान रखें। ठीक है सर। ऑडियंस में से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहन पाल जी। सोहन पाल जी, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी, मेरा ये सवाल है कि उसमें जो रोग लगता है सरसों में, मैं उसका सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। सरसों में मुख्य रूप से बात करें उत्तरी भारत की तो 2 बीमारियां प्रमुख हैं। एक है सफ़ेद रतुआ और दूसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट कम लगता है, सफ़ेद रतुआ से ज़्यादा नुकसान होता है। और कीट की बात करें तो चेपा या माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। सफ़ेद रतुआ के लिए मेटालैक्जिल प्लस मैनकोजेब, इसका एक कम्बिनेशन आता है। इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से 1 छिड़काव या आवश्यकता पड़ने पर 2 छिड़काव करेंगे तो इसका कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। दूसरी बात करें कीट की तो चेपा के नियंत्रण के लिए कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर वाली टंकी में, अथवा
थायोमेथाक्साम है, इसकी 3 से 4 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर वाली टंकी की दर से आप छिड़काव करेंगे तो एफिड का कंट्रोल मिल जाता है। तो किसान भाइयों, जो पछेती सरसों की फसल है इसमें आप विशेष रूप से सचेत रहें, इसमें कीड़े या बीमारी की संभावना रहेगी और बताए गए सलाह के अनुसार इनका प्रबंधन आप कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर शमीम, मौसम को लेके किस तरह की एडवाइस आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे, क्योंकि मौसम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल काम आप करेंगे आज। मौसम की जानकारी एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है उसके वजह से मौसम में बेमौसम जो है उसमें चेंजेस जो आता है उसके वजह से ही इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसमें अगर हम रबी क्रॉप के बारे में बात करें तो एक टर्मिनल हीट स्ट्रेस की बात करते हैं गेहूं के केस में। जी, जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस वातावरण में दिन का तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रात का तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति को हम टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। टर्मिनल हीट स्ट्रेस का इफेक्ट जो है फसल पे, इनकी अवधि और इनकी तीव्रता और क्रॉप की अवस्था पे डिपेंड करता है। और इनको अगर क्रॉप की अवस्था जैसे ग्रेन फिलिंग स्टेज है, अनाज दाने भरने की स्थिति या पकने की स्थिति में अगर रात का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति में इसका असर करीब 18 से 20% उत्पादन में कमी ला सकती है। अब हम बात करते हैं इसके उपाय। तो उपाय करने के लिए जो लंबी अवधि की जो गेहूं की किस्में हैं उनको समय से बुआई कर देना लाभप्रद रहता है। अगर हम समय से बुआई नहीं कर पाते हैं तो हमें गेहूं की किस्मों का चयन करना पड़ेगा जो शॉर्ट ड्यूरेशन की छोटे अवधि की किस्में हैं। जैसे मान लीजिए कि DBW-17 है, DBW 222 है, HD 3086 है, तो PBW 621 है, PBW 677 है। इस तरह की जो किस्में हैं ये इनकी जो होती है ये गर्मी सहिष्णु भी होते हैं, यानी अगर टेम्परेचर इनके लास्ट फेज में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो इनका जो होता है हीट सेंसिटिविटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं वो कम होता है। उसके वजह से ये टॉलरेट कर लेते हैं और इनमें जो है उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं इनकी उपज में कमी नहीं दर्ज होती है। ठीक है सर, ऑडियंस से भी एक सवाल ले लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा सवाल है जी आपसे, आलू मटर और सरसों की फसलों को पाले से कैसे बचाया जाए? सबसे पहला उपाय तो हमारा यह होगा कि हम इनकी समय से बुआई करें, क्योंकि अगर हम समय से बुआई कर देते हैं तो क्या, जैसे कि अगर सरसों की बुआई 20 अक्टूबर से पहले कर देते हैं तो ये इनका पाला से मतलब ये स्केप कर जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। पहली वाली क्रॉप अगर हमारी लंबी अवधि के है तो ये हमारा लेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग करना चाहिए। यानी लेट सोन कंडीशन में हमें मल्चिंग करने से क्या होता है कि मृदा की नमी बरकरार रहती है और मृदा की नमी बरकरार रहने से क्या होता है उसकी हीट यानी उसका ऊष्मा भी बरकरार रहता है, तो उससे पाले से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, वैज्ञानिक हैं IIFSR से। सर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले बात हम हरे चारे की करते हैं, हरे चारे की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए? सर किसानों के साथ पशुपालक भी इतने जरूरी हैं इस पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। जी घनश्याम जी, आपने बिल्कुल सही जवाब सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता युक्त हरे चारे के उत्पादन के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात कि इनका जो जब भी हम हरे चारे की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आती है इसकी किस्में। तो किसान भाइयों को अधिक उत्पादन देने वाले हरे चारे की किस्मों, संकर किस्मों के बीज का चुनाव करना चाहिए। चूँकि अभी रबी सीजन चल रहा है तो हम बरसीम की बात करें तो बरसीम के लिए बुंदेल बरसीम 2, वरदान, BL 42 आदि उन्नत किस्में हैं। इनके लिए किसान भाई किसी भी अधिकृत संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एक उचित फसल चक्र को अपनाकर जो है वो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा हरे चारे का उत्पादन कर सकते। जब हम फसल चक्र की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी खेती योग्य भूमि पर 5 से 10% बहुवर्षीय चारा फसलें जैसे नेपियर घास, गिन्नी घास इनको लगाए रखें एवं इन घासों में इंटरक्रॉपिंग अवश्य करें। जैसे खरीफ की बात करेंगे तो लोबिया और रबी की सीज़न की बात करेंगे तो बरसीम की इनमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि चारा फसलों की कटाई उनकी उपयुक्त अवस्था पर ही करें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार देखा गया कि कई बार तो बहुत हरा चारा है, कई बार है ही नहीं, तो कोई बीच का हम कोई ब्रिज मेंटेन कर सकते हैं, जब ना हो तो हम तब वो उपयोग कर लें जब था हमारे पास। बिल्कुल, इसके लिए हरे चारे के संरक्षण की दो मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है हे बनाना और दूसरी विधि है साइलेज बनाना। हे से तात्पर्य है जब भी किसी फसल को हम काटते हैं तो उसके पूर्ण रूप से पकने से पहले हम उसको काट लें, उसको सुखा लें और उसका 15 से 20% से कम नमी पर उसका भंडारण करें। दूसरी विधि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह है साइलेज बनाना। जब हरे चारे को अवायवीय स्थिति में रखा जाता है तो इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं जो इसके पीएच के मान को कम कर देता है और इस परिरक्षित हरे चारे को ही हम साइलेज कहते हैं। साइलेज बनाने के लिए मक्के की फसल सबसे उपयुक्त फसल है। जी ठीक है, एक किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय जी ऑडियंस में से। संजय जी पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हमारे यहाँ मुख्यतः फसल गन्ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग पशुपालन में भी थोड़ा रुचि रखते हैं। पशुपालन में डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी समस्या देखने में आई कि हमें हरा चारा पूरे वर्ष नहीं मिल पाता, तो ऐसी कौन सी फसल है जिससे पूरे वर्ष भर हमें हरा चारा मिलता रहे? जी, वर्ष भर किसानों को हरा चारा मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाइयों द्वारा एक सफल वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाया जाए, जिसके अंतर्गत विभिन्न फसलों का चुनाव इस प्रकार हो कि जैसे ही हमें एक फसल से हरा चारा मिलना बंद हो, दूसरी फसल से हरे चारे की उपलब्धता हो सके। जैसे हम बात करें इस क्षेत्र की या उत्तरी भारत की, तो जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, इन फसलों की बुआई आप मार्च के महीने से ही कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जो है सिंचाई की उपलब्धता हो। जब आप इनकी बुआई मार्च के महीने में करते हैं तो इनसे आपको हरा चारा मई के महीने से मिलना शुरू हो जाता है। अब इन्हीं फसलों की बुआई आप जब खरीफ का मौसम, बारिश का मौसम जब आता है तब आप पुनः इनकी बुआई कर सकते हैं और इनसे अक्टूबर-नवंबर तक हरे चारे का उत्पादन ले सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर माह में जब हमारा रबी का मौसम शुरू होता है तब हम जौ, जई, बरसीम, रिजका इनकी बुआई कर सकते हैं और ये फसलें हमें दिसंबर से लेकर अप्रैल तक हरे चारे का उत्पादन देती रहेगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी आप हैं? जी सवाल पूछिए जल्दी से सर। गन्ने में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, कोका बोइंग और लाल सड़न रोग इस टाइम चरम सीमा पर है सर, तो उसके लिए आप जरूर बताइए हमारे सभी किसान भाइयों जी। इसमें सबसे पहली जो सावधानी रखनी है किसान भाइयों को, समेकित पोषण प्रबंधन करना है, जिससे न कि केवल कीट और बल्कि व्याधियां इन दोनों के प्रकोप में कमी आती है। समेकित पोषण प्रबंधन में ध्यान रखना है कि यूरिया का प्रयोग जो कि 250 से लेकर 300 के बीच में रिकमेंडेशन है प्रति हेक्टेयर, इसका किसान भाई इससे 2 गुना तक करते हैं, तो इसको हमें संस्तुत मात्रा में ही प्रयोग करना है। दूसरा, सही वैरायटी का सिलेक्शन करना। आज की डेट में वैरायटी की बात करी जाए तो 118 है, CO 13-235 है, 15-023 है, 14-201 है, ये सारी लाल सड़न के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियां हैं। तो किसान भाइयों, जो आप 238 वैरायटी लगा रहे हो, इसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करके जो पीछे वैरायटी बताई गई हैं जो कि लाल सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं, इनका जल्दी से जल्दी अपने खेतों पे रिप्लेस कर दें। दूसरी आती है पोखा बोइंग बीमारी। क्योंकि आपने 238 वैरायटी पूरे प्रक्षेत्र में उगा दी, पूरे क्षेत्र में उगा दी, यह रोगग्राही है कीड़ों के लिए भी, बीमारियों के लिए भी, पोखा बोइंग बीमारी के लिए भी। तो इस वैरायटी को जब रिप्लेस करेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी से तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, कृषि चौपाल में शामिल हुए। तो कृषि चौपाल का ये सफर जो दिल्ली से शुरू हुआ, फिर हरियाणा पहुंचा और आज उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं। वादा किया था ना पहले दिन आपको देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लेके जाऊंगा और आप इसी शिद्दत के साथ अपना साथ निभाते चलिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि डीडी किसान ही है जो आपके साथ रहता है, आपकी बात कहता है। तो डीडी किसान और कृषि मंत्रालय की ये संयुक्त प्रस्तुति आज मेरठ से आप देख रहे थे, इसको समेटने की यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपसे कहीं और मिलने की आप मेरे साथ रहेंगे। जानता हूं आपके कमेंट का, आपके रिएक्शन का मुझको इंतजार रहता है और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बात देश के किसान की है, बात प्रधानमंत्री के सपने की है, बात आपकी है और बात हमारी है और आखिर में बात तालियों की है। नमस्कार।